नमस्कार। संवाददाता न्यूज़ नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 15 जुलाई है और आप देख रहे हैं हमारा प्रातःकालीन प्रसारण। आज दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर मानसून के कारण उड़ानों के संचालन में गंभीर असर पड़ा। दिन भर तेज हवाओं और बारिश के चलते कुल 15 उड़ानें डाइवर्ट करनी पड़ी, जिनमें 11 घरेलू और 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शामिल थीं। यात्रियों को जयपुर और लखनऊ भेजा गया ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने बताया कि नियमों के अनुसार यात्रियों को भोजन और होटल की सुविधा दी गई। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जिससे उड़ानों पर असर बना रह सकता है। गुरुग्राम में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच टकराव की घटनाएं सुर्खियों में हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई। महिला नेताओं को जबरन बस में बैठाने की कोशिश की गई, जिससे माहौल और गर्म हो गया। प्रदर्शन का कारण महिला आरक्षण एक्ट और स्थानीय मुद्दों को लेकर असंतोष बताया जा रहा है। इस दौरान यातायात प्रभावित हुआ और कई मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है और हालात पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने आज अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान आबू धाबी के लिए रवाना की। यह एयरपोर्ट दिसंबर 2025 में घरेलू संचालन शुरू करने के बाद मात्र 7 महीने में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ गया है। अब तक 46 घरेलू गंतव्यों से जुड़कर 2.3 मिलियन यात्रियों को सेवा दी जा चुकी है। एयरपोर्ट रोजाना लगभग 150 एयर ट्रैफिक मूवमेंट संभाल रहा है। उद्घाटन उड़ान के साथ पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्गो शिपमेंट भी भेजा गया। यह कदम मुंबई महानगर क्षेत्र की हवाई यातायात क्षमता को संतुलित करने और व्यापारिक कनेक्टिविटी बढ़ाने में अहम साबित होगा। भारतीय मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी बारिश की अलर्ट जारी किया है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक तेज बारिश और तड़ित की संभावना जताई गई है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित होने की चेतावनी दी है। प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। किसानों के लिए यह बारिश फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है। सिंधुदुर्ग जिले में 15 जुलाई 2026 को भारी बारिश के चलते प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। लगातार वर्षा से नदियां उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है। जिला प्रशासन ने राहत और बचाव दलों को तैनात किया है तथा नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। पालघर और रत्नागिरी से लगे क्षेत्रों में भी पानी का स्तर बढ़ने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना जताई है। लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बेंगलुरु में आज से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स मीट आरंभ हो रहा है। यशवंतपुर स्थित शेराटन ग्रैंड ब्रिगेड गेटवे में आयोजित इस समारोह में 500 से अधिक जीसीसी नेता, 200 से अधिक वैश्विक कंपनियां और 30 उद्योग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। कर्नाटक डिजिटल इकोनॉमिक मिशन KDEM रणनीतिक साझेदार के रूप में सहयोग कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य बंगलुरु को ग्लोबल इनोवेशन हब बनाना और R&D निवेश को बढ़ावा देना है। इस आयोजन से शहर की तकनीकी क्षमता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों को नई दिशा मिल रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मंगलवार को भारत का पहला सरकारी कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना की घोषणा की। साथ ही एक समर्पित AI हब भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि राज्य AI अनुसंधान, प्रतिभा विकास और नवाचार को मजबूत करना चाहता है। बेंगलुरु में गूगल I/O कनेक्ट इंडिया 2026 के उद्घाटन के अवसर पर शिव कुमार ने कहा कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय विश्व स्तरीय AI प्रतिभा विकसित करने, उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने और शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा। यह AI विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 100 एकड़ के परिसर में विकसित किया जाएगा और इसके क्षेत्रीय परिसर कलबुर्गी, बेलगावी, हुबली, धारवाड़, बेंगलुरु और मैसूर में स्थापित करने की योजना है। उत्तराखंड में आज पंचायत उप प्रधान चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश के 7,466 ग्राम पंचायतों में यह चुनाव आयोजित है, जिनमें हरिद्वार जिला शामिल नहीं है। मतदान दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक जारी है।
और मतगणना शाम 4 बजे से शुरू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाता उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं और प्रशासन ने शांतिपूर्वक मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। यह चुनाव स्थानीय नेतृत्व को मजबूत करने और ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देने का अवसर प्रदान कर रहा है। परिणाम आज शाम तक घोषित किए जाने की संभावना है। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा के कारण एक व्यक्ति की मौत हुई और कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं दर्ज की गई। जिले में 124 सड़कें बंद हैं, 442 ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हो गई हैं। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज किए और स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे गए। मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक भारी वर्षा और भूस्खलन की चेतावनी जारी की है। लोगों से घरों में सुरक्षित रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। गोपालपुर स्थित टाटा स्टील सेज इंडस्ट्रियल पार्क में कल निवेश मीट का आयोजन किया गया। ओडिशा सरकार और वैश्विक कंपनियों के बीच हुए समझौतों के तहत लगभग 65,000 करोड़ का ग्रीन निवेश प्रस्तावित है। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर इनगॉट, वेफर, स्पेशलिटी केमिकल्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट शामिल हैं। जापान समर्थित ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का 10,000 करोड़ का सोलर प्लांट इस पाइपलाइन का हिस्सा है। इन परियोजनाओं से हजारों रोजगार अवसर पैदा होंगे और ओडिशा को ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल 1 के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का ठेका हासिल कर लिया है। इस अनुबंध के तहत टीसीएस टर्मिनल के डिजिटल बुनियादी ढांचे का विकास और प्रबंधन करेगी, जिसमें यात्री प्रसंस्करण प्रणाली, साइबर सुरक्षा, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संचालन और आईटी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन शामिल है। नया टर्मिनल 1 न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी के पोर्ट अथॉरिटी द्वारा जेएफके हवाई अड्डे के 19 अरब डॉलर के पुनर्विकास का हिस्सा है। इस परियोजना में 2 नए टर्मिनल, 2 मौजूदा टर्मिनलों का उन्नयन, एक नया ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन हब और एक नया सड़क नेटवर्क शामिल है। भारत के समुद्री मत्स्य पालन और समुद्री खाद्य निर्यात को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर भारतीय समुद्री खाद्य निर्यात को अपने स्तनपायी संरक्षण अधिनियम के अनुरूप होने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय अरबों डॉलर के व्यापार सुनिश्चित करेगा। अमेरिकी सरकार ने सभी समुद्री खाद्य निर्यात करने वाले देशों को यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करने का आदेश दिया था कि उनकी मछली पकड़ने की पद्धतियां समुद्री स्तनधारियों को असहनीय नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। इस चुनौती का सामना करते हुए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने वित्तीय सहयोग से ICSR CMFRI के मदद से समुद्री स्तनधारियों की संख्या और आकस्मिक शिकार पर पहला वैज्ञानिक रूप से डेटा प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर भारत को स्वीकृति मिली है। स्पेन ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज की। डलास स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से मात दी। पहला गोल मिकेल ओयारजाबाल ने पेनल्टी से किया, जबकि दूसरा गोल पेड्रो पोरो ने दागा। फ्रांस के स्टार खिलाड़ियों का स्पेन की मजबूत डिफेंस ने पूरी तरह से सामना किया। इस जीत के साथ स्पेन लगातार 37 मैचों से अपराजित रहते हुए इटली के रिकॉर्ड की बराबरी कर चुका है। फ्रांस का लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंचने का सपना टूट गया और अब स्पेन खिताब से सिर्फ एक कदम दूर है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगली बुलेटिन में नए खबरों के साथ फिर मिलेंगे।